Hi students, welcome to online classes for class 6 to 8. Start from conversation. A conversation between purchaser and shopkeeper. Shopkeeper purchases is John. जॉन शॉप गया है दुकान में कुछ सामान खरीदने। वो शॉपकीपर से किस तरह बात करता है इस कन्वर्सेशन में हम यहाँ देखेंगे। ओके। शॉपकीपर, वेलकम टू आवर शॉपिंग मॉल सर। हमारे शॉपिंग मॉल में आपका स्वागत है सर। जॉन सेज थैंक यू। शॉपकीपर, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। मैं किस तरह आपकी मदद करूं सर, क्या चाहिए आपको। आई वॉन्ट ए गुड वॉच फॉर गिफ्ट। मुझे एक अच्छी घड़ी दिखाइए गिफ्ट करने के लिए। शॉपकीपर से आस्क, लेडीज और जेंट्स, कैसी घड़ी आपको चाहिए, लेडीज वॉच चाहिए या जेंट्स वॉच। व्हाट टाइप डू यू वांट। जॉन सेज, ए लेडी वॉच प्लीज डू हैव एनी। मुझे एक लेडीज वॉच लेडीज घड़ी चाहिए, क्या आपके पास कोई है। शॉपकीपर सेज, ऑफ कोर्स हेयर इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वॉचेस सर। हाँ बिल्कुल है हमारे पास वैसी घड़ी, और यहाँ देखिए एक बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी यहाँ पर है सर, प्लीज़ यहाँ देखिए। जॉन, डू यू हैव एनी वारंटी फॉर दिस वॉच। क्या इस घड़ी के लिए आपके पास कोई वारंटी है कोई। शॉपकीपर सेज, यस सर, वी प्रोवाइड 3 years वारंटी ऑन दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट पे हम 3 साल की वारंटी देते हैं। हम इस प्रोडक्ट पे हमारा यही वारंटी है। व्हाट्स द प्राइस, जॉन ने पूछा। शॉपकीपर सेज, 880 रुपीज़ ओनली। 880 रुपये केवल हैं इसका प्राइस। जॉन सेज, दैट्स टू मच, आई वांट ए चीपर वन। ये तो बहुत ज़्यादा है, मुझे इससे थोड़ा कम रेंज की दिखाइए, थोड़ी सस्ती घड़ी दिखाइए। शॉपकीपर, look at this side. All these watches in the row have the same price and it's 200 each. इस साइड देखिए सर, ये सारी घड़ियाँ जो इस रो में रखी हुई हैं इन सबों की एक ही कीमत है, और इनकी कीमत है 200 रुपये। हर एक घड़ी की कीमत है 200 रुपये। जॉन, दिस ब्लू वन इज परफेक्ट, काइंडली पैक इट। ये जो ब्लू वाली घड़ी है ये एकदम सही रहेगी, कृपया इसे पैक कर दीजिए। शॉपकीपर, श्योर बट यू हैव टू पे टू द काउंटर। बिल्कुल, मैं इसे पैक कर दे रहा हूँ, लेकिन आप इसके पैसे काउंटर पे जमा करेंगे। जॉन सेज, ओके थैंक यू, धन्यवाद। शॉपकीपर, वेलकम अगेन सर, आपका फिर से स्वागत है सर। ओके। Now second conversation. Conversation between Raghu and his uncle at railway station. रेलवे स्टेशन पे रघु और उसके अंकल की बातचीत। रघु ने अपने अंकल से कहा, अंकल यू आर गोइंग सो अर्ली दिस टाइम, वी विश यू वुड हैव स्टेड ए लिटिल लॉन्गर विथ अस। अंकल आप बहुत जल्दी जा रहे हैं इस बार। दिस टाइम, इस बार आप बहुत जल्दी जा रहे हैं। वी विश यू वुड हैव स्टेड ए लिटिल लॉन्गर विथ अस। हम लोग ऐसा चाहते थे कि आप कुछ दिन और हमारे साथ रहते। अंकल, बट आई हैव सम अर्जेंट वर्क इन ऑफिस। रघु, अंकल ने कहा, लेकिन हमारे पास ऑफिस के कुछ ज़रूरी काम हैं रघु, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। रघु ने फिर पूछा अंकल से, व्हेन विल यू कम अगेन। आप फिर कब आएंगे अंकल। Uncle says, why don't you plan to visit Mumbai? We will have a good time together. तुम मुंबई आने का प्लान क्यों नहीं बना रहे हो। We will have, हम लोग एक साथ मिलकर अच्छे समय व्यतीत करेंगे। रघु says, sure uncle, we will talk to dad about it. When is the train going to arrive at the station? निश्चित रूप से अंकल, हम इसके बारे में डैडी से हम लोग बात करेंगे। आपकी जाने वाली ट्रेन यहाँ कितने देर में पहुँचने वाली है। अंकल, मे बी विद इन हाफ एन आवर। उम्मीद है, संभावना है आधे घंटे में वो हमारी ट्रेन आ जाएगी। रघु
ने फिर पूछा, व्हेन विल यू रीच योर डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन मीन्स लक्ष्य, जहाँ तक आपको जाना है। व्हेन विल यू रीच, आप वहाँ कब पहुँचेंगे, अपने जहाँ आपको उतरना है आप वहाँ कब पहुँचेंगे? अंकल सेज, टुमारो अर्ली मॉर्निंग, कल सुबह हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। रघु सेज, ओह अंकल, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू पिक द लंच मॉम पैक्ड फॉर यू। ओह अंकल, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया आपका लंच लाना। हमारी मम्मी ने उसे पैक करके रखा था आपके लिए। अंकल सेज, इट्स ओके रघु, ठीक है रघु, कोई बात नहीं। वी गेट लंच इन ए ट्रेन ऑल्सो, हम ट्रेन में भी लंच लेते हैं। आई विल टेक इट फ्रॉम देयर, मैं वहीं से लंच ले लूँगा। आई एम सॉरी अंकल, मुझे इसके लिए बहुत खेद है अंकल। अंकल ने कहा, डोंट बी सॉरी, खेद की कोई बात नहीं। इट्स फाइन, ठीक, ये सब ठीक है। नाउ आई गॉट टू गो, अब मैं जाने वाला हूँ। माई ट्रेन हैज़ कम, मेरी ट्रेन आ चुकी है। बाय रघु, टेक केयर एंड टू थिंक अबाउट कमिंग टू मुंबई, अपना ध्यान रखना और मुंबई आने के बारे में सोचना। रघु से, श्योर अंकल, बाय, सी यू सून, निश्चित रूप से अंकल, बाय, मैं बहुत जल्द ही आपसे मिलूँगा। ओके, बाय अंकल। Hello children, today in this video you will study the third tense, that is present perfect tense. जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है ये ऐसे एक्शन को बताता है जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन विच इज रिसेंटली कंप्लीटेड, जो अभी हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ हो, ऐसे एक्शन को बताने के लिए वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। The structure for present perfect tense is subject plus has or have plus verb in the third form and then object. Has is used with singular subject, whereas have is used with plural subject. For example, मैंने अपना काम कर लिया. Here the subject is मैंने, I, which is considered as plural in tense. So I, that is why auxiliary verb is plural. I have completed, verb in the third form, and the object is my task. In the second example, वह भोजन पका चुकी है. वह is the subject, so that is why she, since she is singular subject, that is why has auxiliary verb is used. Cook, that is third form of cook is cooked, and the object is food. Now let's do the structure for negative tense. That means if the sentence is in negative mode, then how to change it. First you have to use the subject, then auxiliary verb has or have, then just after auxiliary verb you have to use the negative word, that is not, and the verb will be in the third form, verb third, then you have to use the object. Now let us do some examples. राहुल यहाँ नहीं पहुँचा है और राहुल यहाँ नहीं पहुँच चुका है. The subject is Rahul, Rahul. Subject is singular, that is why has singular auxiliary verb is used. Rahul has not. Verb is पहुँचना, that is arrive, arrived, arrived. Third form of verb is arrived. And here for यहाँ. उन लोगों ने मेरा पैसा वापस नहीं किया. The subject is उन लोगों ने, that is they is the subject. Have, that is auxiliary verb, and for negative we have used not, and the verb should be in third form, that is why returned, returned, and returned. Returned what? The object is my money. So now if the sentence is interrogative, that means अगर प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है, क्या का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में कर दिया जाता है, then this type of sentence is known as interrogative sentence. If the sentence is interrogative, then what you have to do is to use the auxiliary verb before the subject. Subject से पहले आपको auxiliary verb का use कर देना है. Now you can see here, क्या वह एक नया कार खरीदा है. Here क्या has been used in the beginning of the sentence or before the sentence. क्या का प्रयोग sentence के शुरू में कर दिया गया for asking question.
द सब्जेक्ट इज वह ही, दैट इज वाई हैज एक्सुलरी वर्ब सिंगुलर इज यूज्ड। हैज ही बॉट अ न्यू कार। क्या मोहन ने उन लोगों को पीटा है? सब्जेक्ट इज मोहन, so that is why singular auxiliary verb has been used. Has Mohan beaten? Beaten is the third form of verb. Object is उन लोगों को, that is them. Now you can see here guys that if the sentence is both interrogative and in negative, then you have to use first the auxiliary verb, then you have to use the subject, and then you have to use not, and then you have to use the rest, that is verb in the third form and then object. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना बिल्कुल आपको, यू डोंट हैव टू फॉरगेट। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। क्या वे लोग एक कहानी नहीं लिखे हैं? और यू इन डिफरेंट वे यू कैन से क्या उन लोगों ने एक कहानी नहीं लिखा है, और क्या वे लोग एक कहानी नहीं लिख चुके हैं। सो लेट अस डू। First you have to use auxiliary verb according to the subject. So the subject is they लोग, that is plural, they, that is why auxiliary verb should be have, plural. Have they. For negative we have used not, and then we have to use the verb in the third form लिखना, that is write, wrote and written. What the object is, that is एक कहानी, that is a story. क्या वह तैयार नहीं हुआ है? एक्सुलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज वह विच इज सिंगुलर, ही, दैट इज वाई एक्सुलरी वर्ब हियर यूज्ड एज हैज विच इज सिंगुलर। हैज ही नॉट गॉट रेडी। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट। इफ द सेंटेंस इज WH, लेट मी टेल यू व्हाट इज WH वर्ड। दैट मीन्स इफ देयर इज यूज ऑफ कब, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, like these words, then such sentences are known as WH sentence. They are often used in the middle of the sentence. इनका प्रयोग मुख्य रूप से जो कब, कहाँ, कैसे जो होता है ना चिल्ड्रन, ये सेंटेंस के बीच में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अगर सेंटेंस आपका WH हो, then you have to use first WH word, then you have to use the auxiliary verbs, then you have to use the subject, and then you have to use the verb in the third form, and then the object with question mark. Let us take examples as mentioned here. उन लोगों ने आपको क्यों बुलाया है? Here the WH word is क्यों, that is why. After WH word we have to use the auxiliary verb like have. Why have is used? Because the subject in this sentence is they, which is plural. So why have they, verb in the third form call, called and called. Who the object is, that is आपको, that is you. तुमने क्या खाया है? What WH word has been used here? Then auxiliary verb have, and then subject, that is you, and then we have to use the last what the verb is. Then here eaten is the third form of verb. So guys, this is the structure of present perfect tense. I hope you all must have learned it clearly. Hello children, in this video you will study a part of adjective that is known as comparison of adjective. इस चैप्टर को डिग्री भी कहा जाता है। एक्चुअली डिग्री इज़ द स्टडी ऑफ कंपैरिजन। जो डिग्री जो होता है वो कंपैरिजन, जो तुलना हम लोग करते हैं ना, उसको कहा जाता है। इसमें हम यही सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे को या दो से ज़्यादा लोगों में हम कंपेयर कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेक कंपैरिजन बिटवीन और मोर देन टू. So let us see. If we talk about comparison of adjective, there are three categories. First is known as positive degree. So what is positive degree? Here the definition is when an adjective qualifies a noun or a pronoun, it is said to be in the positive degree. अगर कोई एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, देन
इसे ही हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। हियर नोट इज रिटन, अगर कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ प्रयोग होगा तो वह अपने पहले आर्टिकल दैट मीन्स ए एन और द लेगा। हियर यू कैन सी दैट सौरभ इज अ टॉल बॉय, दैट मीन्स सौरभ एक लंबा लड़का है। देन हियर इन दिस सेंटेंस सौरभ इज ओनली अ बॉय whose quality or which whose quality is being shown as what kind of boy he is, that is tall, वह किस तरीके का लड़का है, लंबा लड़का है। then here the tall word is used to qualify Saurav, which is a noun. So here we will say that tall is in the positive degree. Now let us see the next one. The second is comparative degree. As you can see, comparative, that means comparison, तुलना करना. So what comparative degree is? Let us see. Comparative degree, when an adjective is used to show or make comparison between the two. Remember, between the two, जब दो लोगों के बीच में तुलना किया जाए, इट इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री, तो उसे ही हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। नाउ हाउ वी विल अंडरस्टैंड वेयर वी हैव टू यूज कंपैरेटिव डिग्री, कहाँ हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। लेट अस सी हियर। नोट, इसका प्रयोग दो के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट बिटवीन द टू, दो के बीच ही। नोट, एडजेक्टिव के साथ ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। दैट मीन्स इफ एनी एडजेक्टिव इज रिटन, इफ वी आर एडिंग ER इट बिकम्स कंपैरेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, टॉल दैट इज पॉजिटिव डिग्री, टॉलर दैट इज कंपैरेटिव डिग्री, लॉन्ग पॉजिटिव डिग्री, लॉन्गर दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। लेट अस सी द एग्जाम्पल एज मेंशन्ड हियर। सौरभ मोहन से ज़्यादा लंबा है। That means there are two persons, one is Saurav, second is Sohan. There is a comparison and the comparison is on the ground of tall, लंबा। इन दोनों के बीच तुलना जो है वो किस बेसिस पे किया जा रहा है, तो उनके लंबे होने के विषय से किया जा रहा है। सो हियर we are making comparison on the ground on the basis of lamba, that is tall. Saurav is taller than Sohan. So now here guys, taller is in the comparative mode, that is in the comparative degree, as you can see here. So now one thing you have to remember, that after comparative word we always use than, as it is used here. Saurav is taller than. Okay, so now the third part of degree is superlative degree. So what the superlative degree is? Superlative degree, the definition is as when an adjective is used to show someone or something is utmost, someone or something is utmost among more than two. जब दो से ज़्यादा में से किसी एक को, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो, तो उसे बताया जाए कि वो जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, दैट ही और शी इज़ द अटमोस्ट, देन दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, नोट हैज़ बीन मेंशन्ड हियर, इसका प्रयोग दो से ज़्यादा में से एक को सबसे ऊपर बताने के लिए किया जाता है। दैट मीन्स वन आउट ऑफ मोर देन टू इज सुपीरियर। एडजेक्टिव के अंत में एडजेक्टिव के अंत में EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। दैट मीन्स इफ देयर इज एनी एडजेक्टिव which is in the positive degree, if you have to make it into the superlative, then you have to use EST at the end of positive. For example, tall, tallest, tall is in the positive mode, tallest is in the superlative mode. Long, which is in the positive mode, longest, which is in the superlative mode. Now here the third note is as
सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है. दैट मीन्स इफ देयर इज यूज ऑफ एनी सुपरलेटिव डिग्री देन यू मस्ट हैव टू यूज द डेफिनिट आर्टिकल बिफोर द सुपरलेटिव वर्ड. एज यू कैन सी हियर, सौरभ अपने वर्ग का सबसे लंबा लड़का है. दैट मीन्स एक क्लास की बात करें तो एक क्लास में 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं सामान्य तौर पे. तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा में से एक को बताया जा रहा है कि जो सौरभ जो है वो सबसे लंबा लड़का है. दैट मीन्स देयर इज़ अ कंपैरिजन, यहाँ पे तुलना किया जा रहा है बाकी बच्चों से, तो सौरभ जो है वो सबसे लंबा लड़का है. So now here Saurav is the tallest boy of his class. Now here guys, tallest, here tall is positive degree and when it is est added, जब est को लगा दिया गया then it becomes superlative degree. And now as mentioned here we have to use article the. Before tallest we have used the, which is definite article. So now it is time to know how we can format different degrees. हम किस तरीके से डिग्री को फॉर्मेट कर सकते हैं, दैट मीन्स बना सकते हैं. हाउ टू फॉर्मुलेट इट. सो लेट अस सी. जनरली रूल नंबर 1, जनरली एन एडजेक्टिव फॉर्म्स इट्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग er एंड est रिस्पेक्टिवली. दैट मीन्स अगर कोई भी एडजेक्टिव दिया गया हो तो उसके सामान्य तौर पर er और est लगा करके हम उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं. एज यू कैन सी हियर, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. ब्राइट, व्हेन er added it becomes comparative. Superlative, est. Clever, cleverer, cleverest. Long, longer, longest. Slow, slower, slowest. Short, shorter and shortest. So if we talk about comparative degree, only er is added. In superlative degree, est has been added. So now let us move to the second rule. The second rule is, if the positive degree ends in e, अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री का वर्ड जो है वो ई से ख़त्म हो, then we add only r and st to form comparative and superlative respectively. तो उसमें हम केवल r और st लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं. बिकॉज ई हैज़ बीन यूज्ड ऑलरेडी, ई का प्रयोग तो पहले से ही कर लिया गया. यू कैन सी हियर ब्रेव, ई ही इज हियर. what to use for comparison, that is r. Here only st will be added. Similarly, fine, finer, finest. Large, larger and largest. Noble, nobler and noblest. Similarly, safe, safer, safest. Wise, wiser and wisest. So now rule number 3 for you all guys is, if the positive degree ends in y, अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर y हो एंड दिस y हैज़ अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, और इस y के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, देन y इज चेंज्ड इनटू i. तो y को क्या करते हैं हम i में बदल देते हैं एंड देन er एंड est इज एडेड, और फिर i के बाद er और est लगा देते हैं. सी हियर, बिजी, इजी, हैप्पी, हेवी एंड लेजी. द लास्ट syllable is y and y, and before y is, which is consonant, s consonant, p which is consonant, b which is consonant, as z which is also consonant. Then what to do is, first we have to change y into y. y को पहले i में बदल दिया गया, here you can see, and then only er is to be added. Here in the superlative degree, I has been changed into e, y has been changed into I, and then est has been added. So busy, busier, busiest, easy, easier, easiest, happy, happier, happiest, heavy, heavier, heaviest,
and lazy, lazier, and the laziest. So now guys, rule number 4 is, here you can see that if the positive degree ends in a consonant, अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, एंड दिस कॉन्सोनेंट हैज़ अ वोवेल बिफोर इट, और उस कॉन्सोनेंट के पहले कोई वोवेल आए, देन द लास्ट लेटर इज डबल्ड, तो जो अंतिम अक्षर जो होता है लास्ट लेटर उसे हम डबल कर देते हैं, एंड देन ई आर एंड ई एस टी इज एडेड, फिर ई आर और ई एस टी बना जोड़ देते हैं टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव रिस्पेक्टिवली, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाने के लिए. नाउ हियर यू हैव टू सी बिग, फैट, हॉट, सैड एंड थीन. द लास्ट वर्ड इज जी, टी, टी, D and N, which all are a consonant, and before this consonant G के पहले जो है वो I आया है, which is vowel. T, A has been used before T, which is also a vowel. Here T, O has been used, which is also a vowel. Here before D, A has been used, which is vowel, and before N, I has been used, which is also a what? Vowel. So the last syllable has to be doubled. Big, bigger, fatter, hotter, sadder, thinner. देखिए यहाँ पे लास्ट लेटर को ना क्या किया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है और बाद में ई आर जोड़ दिया जा रहा है. सिमिलरली हियर बिगेस्ट, फैटेस्ट, हॉटेस्ट, सैडेस्ट एंड थिनेस्ट. सो द लास्ट लेटर हैज़ टू बी व्हाट? doubled, and then er and est has to be added to make comparative and superlative. Now guys, rule number 5 is comparative and superlative of double syllabled word are formed by putting more and most respectively. ऐसे वर्ड जो कि डबल सिलेबल के होते हैं, डबल सिलेबल दैट मीन्स द वर्ड विच इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम मोर और मोस्ट लगा देते हैं. फॉर हियर ब्यूटीफुल, ब्यूटी प्लस फुल, डिफिकल्टी, डिलीशियस, फेथ प्लस फुल, फेथफुल, हैंड प्लस सम, हैंडसम, इम प्लस पॉटेंट. सो ऐसे वर्ड को बनाने के लिए ब्यूटीफुल के पहले वी हैव टू यूज मोर, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, delicious, more delicious, most delicious, faithful, more faithful, and most faithful, handsome, more handsome, most handsome, and the last important, more important, and most important. Now we are moving to the last point, number 6. So guys, some adjectives form their comparative and superlative in different ways. Children, कुछ जो एडजेक्टिव जो होते हैं वो अपना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो है वो किसी रूल से नहीं बनाते, इनका फॉर्मेशन ही अलग तरीके से होता है, इसे आप चाहे तो याद कर सकते हैं. नाउ हियर फॉर एग्जांपल गुड विच इज़ इन पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव इज़ बेटर, सुपरलेटिव इज़ बेस्ट. बैड और इल, इल जो होता है वो ख़राब के लिए होता है, बीमार के लिए, तो बैड हो या इल हो दोनों का कंपैरेटिव जो है वो वर्स एंड सुपरलेटिव इज वर्स्ट. लिटिल विच इज यूज टू शो क्वांटिटी, मात्रा को बताने के लिए किया जाता है, लेस, लिस्ट. मच और मेनी अगर होगा तो इसका कंपैरेटिव जो है वो होता है मोर एंड मोस्ट. नाउ चिल्ड्रन हियर ओल्ड एंड ओल्ड, इट हैज़ बीन यूज ट्वाइस, दो बार इसका यूज़ किया गया और दोनों बार इसका जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो वो थोड़ा सा डिफरेंट है. ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट. थोड़ा सा आपको समझना होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओल्डर एंड एल्डर. ओल्डर जो होता है वो ऐसे व्यक्ति के लिए हम करते हैं जो हमसे उम्र में बड़ा है और जो हमारा ब्लड रिलेटेड ना हो. अगर कोई
दूसरा व्यक्ति हमसे बड़ा हो, जो हमारे घर का परिवार का सदस्य ना हो, तो उसको हम ओल्डर बोलते हैं। लेकिन अगर वो परिवार का सदस्य हो और वो हमसे बड़ा हो तो फिर उसके लिए हम एल्डर का प्रयोग करते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ comparison of adjective, that is degree. Hope it would be beneficial for you all. Hello class 8, good morning. This is the part 3 of your mathematics class. चलिए स्टार्ट किया जाए। दिस इज़ द क्यूब्स। क्यूब मतलब जैसे हम लोग स्क्वायर में पावर 2 पढ़ते थे, किसी भी नंबर का जो हम लोग पावर 2 करते थे, अब यहाँ पे जैसे 2 के पावर 3 लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि 2 का क्यूब, यानी 2 क्यूब्स हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये क्यूब जो पावर में आता है ना, इसी को हम लोग क्यूब्स कहते हैं। क्यूब्स का मतलब ही होता है पावर 3। चलिए, वी से दैट क्यूब्स ऑफ एनी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स इटसेल्फ, यानी वो खुद से 3 टाइम मल्टी। तो इसका 2 के पावर 3 लिखने का मतलब मेरा क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक, तो ये 2 का पावर 3 यानी 2 क्यूब्स कहा जाएगा इसको। जैसे देखिए 2 का पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8, 4 के पावर 3 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64। ऐसे करके हम लोग किसी भी नंबर को क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग स्क्वायर निकालते थे, अब इसमें यहाँ पे हमको क्या करना है, क्यूब निकालना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व करना है 18 का क्यूब। तो बनाना कैसे होगा इसको, 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 60 का क्यूब तो 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 का क्यूब कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए परफेक्ट क्यूब हो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट क्यूब इफ़ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। ठीक, परफेक्ट क्यूब वही होगा जो इट इज़ द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट। एक ऐसा एक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर मतलब आपको तो पता होगा, तो प्राकृतिक संख्या ऐसी होती है जिसे हम लोग परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं इफ़ इट इज ए क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। अगर वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होगा, जैसे मान लो कि 8 को हम लोग तभी परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं जब ये 2 का 3 यानी 2 का क्यूब है 8, तो हम लोग ये इसका क्यूब 8 है, तभी हम इसको परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं। अब हम लोग 9 को परफेक्ट क्यूब नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसको 9 परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि ये किसी का भी क्यूब नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल सो दैट 216 इज परफेक्ट। अब 216 को परफेक्ट क्यूब निकालना है, कैसे हम लोग शो करेंगे कि 216 जो है परफेक्ट क्यूब है। तो इसको शो करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, आप लोगों को एक बताया गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उस मेथड से आपको क्या करना होगा, इसको निकालना। देखिए 216 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 2 से 216 108 टाइम्स जाएगा, 2 से 108 54 टाइम्स जाएगा, 2 से 54 27 टाइम्स, 3 से 27 9 टाइम्स, 3 से 9 ठीक है चला जाएगा। ठीक ना, चलिए तो अब इसको लिखेंगे कैसे, याद रखिएगा। जब हम लोग 216 को ऐसे अंडर रूट में जब लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हमको यहाँ अंदर में, याद रखिएगा यहाँ अंदर में 3 होगा, ना कि आप बाहर लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर बाहर आप लिखते हैं दैट मीन्स ये गलत हो जाएगा। आपको अंदर ये जो पार्ट है ऐसे, इसके अंदर हमको यहाँ पे लिखना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 3, ये आपको अंदर होगा। ठीक, ये अंदर है, इसका वैल्यू मतलब कि 216। अब 216 को कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का 3 पेयर निकलेगा। जैसे देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 है, तो 3 2 में से 1 2 आपको बाहर आएगा, 3 3 में से 1 3 आपको बाहर निकलेगा। जैसे हम लोग स्क्वायर में क्या करते थे, 2 मल्टीप्लाई 2 रहता था तो 1 बाहर निकालते थे, अब यहाँ पे 3 में से 1 बाहर निकलेगा। समझ में आया। दिस इज द 216 इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 6, यानी 216 जो है किसका परफेक्ट क्यूब बना, 6 का क्यूब परफेक्ट क्यूब बना। उसी तरह सारे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 1331 का अगर निकालना होगा तो फर्स्ट अपन आप उसका प्राइम फैक्टराइज कीजिए और तब उसका वैल्यू निकाला जाएगा, यानी कि ये 11 का परफेक्ट क्यूब है। ठीक, उसी तरह हम लोग सारे जितने भी नंबर से सबका हम लोग निकाला जा सकता है। यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे निकालना है कि क्वेश्चन बोला है कि शो दैट 729 इज ए परफेक्ट क्यूब। हमको यहाँ पे शो करना है 729 जो है वो परफेक्ट क्यूब है। तो कैसे परफेक्ट क्यूब है, तो 3 से वही हमारा जिस नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 3 से जाएगा 243 टाइम्स 3, फिर 3 से 81 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से 27 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से 9 टाइम्स जाएगा। ये तो आप लोगों को पता होगा परफेक्ट क्यूब में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक, तो जब निकालने के बाद पेयर निकालिएगा तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, एक इतने 3 3 में से 1 3 निकला बाहर,
फिर ये तीन थ्री में से 1 3 बाहर निकला। ठीक ठीक, 1 मिनट, चलिए। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, 9 का क्यूब हो गया। एक ये 3 में से निकला, यहाँ पे सॉरी एक गलती से लिखा हुआ है, ये 3 और ये 3, तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 होगा। 9 का ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक, अब देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 729 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 9। शिट चलिए, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स कैसे निकालें, प्रॉपर्टीज होता क्या है आखिर इनका। तो द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन, यानी कि जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका प्रॉपर्टी याद रखिएगा इवेंस ही होंगे, यानी उसका क्यूब इवेंस ही होंगे। यानी 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब जो हमारा 1728 आया, तो बताइए ये भी इवन है ना, और ये भी इवन है ना, तो दैट मीन्स दोनों हमारा इवन होगा। अगर यहाँ पे ऑड होगा तो यह भी ऑड होगा, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 3 का क्यूब अगर हम निकालते हैं तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 × 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 भी हमारा ऑड है और 3 भी हमारा ऑड है। तो याद रखिएगा परफेक्ट क्यूब में, याद रखिएगा इस बात को कि अगर इवन नंबर है तो उसका क्यूब जो होगा वो भी इवन ही होगा। अगर आपको ऑड आ रहा है तो समझ जाइएगा कि आपका गलत है। अगर ऑड नंबर है तो उसका ऑड ही आएगा। अगर आपका इवन आ रहा है तो समझ जाइएगा आपका क्या है, रॉन्ग है। अब ज़रा देखिए, जैसे मान लीजिए 14 का क्यूब कितना होता है, 2744। इसका मतलब कि ये इवन नंबर है, 14 भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है, यानी इवन, इससे कहा जा सकता है इवन का क्यूब क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। 16 का क्यूब 4096, यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये भी इवन नंबर, तो ये भी इवन नंबर। ठीक, अब जरा ऑड में देखिए, 15 का क्यूब 3375, 15 भी ऑड नंबर, 3375 भी ऑड नंबर। 7 का क्यूब 729, यानी 7 भी ऑड नंबर, 729 भी ऑड नंबर। ऑड और इवन तो पहचानने आता होगा, यानी जो जिसके लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो तो वह इवन नंबर, और लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड ना हो तो वो ऑड नंबर हो जाते हैं। तो 5 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 9 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, और 1 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इवन और ऑड नंबर निकाल सकते हैं। इवन का भी इवन निकाला जा सकता है और ऑड का ऑड भी निकाला जा सकता है। सो दैट विच आर द क्यूब्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। अब आपको इसमें शो करना है कि कौन सा क्यूब जो है इवन का है और कौन सा ऑड का। तो डेफिनेटली आप लास्ट वाला पोजीशन देखते ही बता सकते हैं कि ये किसका है। तो 216 डेफिनेटली है कि ये इवन का होगा, ये ऑड का होगा, ये इवन का होगा, ये ऑड का होगा, ये इवन का होगा, ये ऑड है, इवन है, ऑड इवन है, और ये ऑड है। चलिए, थैंक यू। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम शब्द रूप के विषय पर चर्चा करेंगे। शब्द रूप अगर कहा जाए तो संज्ञा सर्वनाम को ही हम जब कारक के साथ रूप में चलाते हैं तो उन्हीं को हम शब्द रूप कहते हैं। तो चलिए देखते हैं शब्द रूप में क्या है। पहला है आपका अजंत पुल्लिंग शब्द रूप। अब अजंत क्या है, अजंत देखिए, अजंत अगर हम शब्द रूप की बात करें तो वे सभी शब्द रूप जो जिसका अंत अ से होता हो, जैसे राम इसका अंत अ से हुआ, बालक इसका अंत अ से हुआ, तो ये सभी अजंत में आ जाएंगे। तो इसी प्रकार आपका जितना भी मात्रा लग के होगा उनका एक होगा, जैसे अजंत है, इकारांत है, उकारांत है, इस तरह से आपका सभी शब्द रूप मात्राओं के हिसाब से चलते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या है राम का। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति रामा रामौ रामा। प्रथमा पता ही है, राम ने, राम, दो राम ने, फिर या बहुत सारे राम। फिर द्वितीय व्यक्ति को रामम रामौ रामा, राम को, दो राम को, बहुवचन में बहुत से राम को। तृतीया राम के द्वारा, रामेण रामाभ्याम रामई। चौथा राम के लिए, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। पंचमी राम से अलग होने के अर्थ में, रामात रामाभ्याम रामेभ्य। षष्ठी रामस्य रामयो रामाणाम, राम को का के की, रामयो दो बहुवचन। सप्तमी रामे रामयो रामेशु, आधार यानी कि पर, में, रामयो दो राम, रामेशु बहुवचन में राम। फिर संबोधन हे राम, हे रामो, हे रामा। जहाँ पर भाववाचक आपको भाव दर्शाना होगा वहाँ पर हम संबोधन का प्रयोग करेंगे।
अब आते हैं हम इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप मुनि। विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन उसी तरह चलेगा, लेकिन यहाँ पर इकारांत हो गया है मुनि, तो इसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रथमा मुनि मुनि मुनिया, द्वितीया है मुनीन मुनि मुनीन, तृतीया मुनिना मुनिभ्याम मुनिभि, चतुर्थी मुने मुनिभ्याम मुनिभ्यः, पंचमी मुने मुनिभ्याम मुनिभ्यः, षष्ठी मुने मुन्यो मुनीनाम, सप्तमी मुन्नो मुनो मुन्यो मुनीषु, संबोधन हे मुने हे मुनि हे मुनिया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये अजंत है और ये इकारांत है। तो जब हम अजंत की बात करेंगे, जब जो शब्द अ पर ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पर क्या होगा कि आपको इसी तरह से सारे रूप चलाने होंगे। फिर अगर इकारांत में अगर ई आता है, छोटी ई आता है या बड़ी ई आता है, तो आपको इकारांत में इस तरह से सारे वर्ड अगर मिल जाएंगे आपको, तो जैसे नदी है, ये जो वर्ड होंगे, ये जो शब्द होंगे, इनको हम इसी हिसाब से चलाएंगे, यही रूल फॉलो होगा उसके पीछे। नेक्स्ट आते हैं उकारांत, देख लीजिए। उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप भानु। प्रथमा है भानु भानु भानुआ, द्वितीया भानु भानु भानून, तृतीया भानुना भानुभ्याम भानुभे, चतुर्थी भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः, पंचमी भानो भानुभ्याम भानुभ्यः, षष्ठी भानो भानुओ भानुनाम, सप्तमी भानो भानुओ भानुषु, संबोधन हे भानु हे भानु हे भानुआ। अब हम आते हैं ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप पर। दात्री, री है यहाँ पर, लेकिन जब इसको हम बोलेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर इसको आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन। प्रथमा दाता दातारौ दातारः, द्वितीया दातारम दातारौ दात्रीन्, तृतीया दात्रा दातृभ्याम दातृभिः, चतुर्थी दात्रे दातृभ्याम दातृभ्यः, पंचमी दातु दातृभ्याम दातृभ्यः, षष्ठी दातु दात्रो दातॄणाम, सप्तमी दातारी दात्रो दातृषु, संबोधन हे दाता हे दातारौ हे दाता। ये सभी शब्द रूप हैं, इनको बहुत ध्यान से याद करना होता है, इनको बहुत ध्यान से समझना होता है, और कहाँ किस षष्ठी विभक्ति में या सप्तमी विभक्ति में क्या लगना होता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, जिससे गलती ना हो। इनके गलत होने की वजह से आपका सारा वाक्य गलत हो जाता है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय। सुप्रभात प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ गृहकार दिए गए हैं, उसके विषय पर आपको इस पर चर्चा है। देख लीजिए आपका क्या गृहकार है, उसी के आधार पर आप अपने गृहकार को अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। राम, मुनि, भानु तथा दात्री शब्द रूप के आधार पर बालक, पति, विधु तथा धात्री शब्द रूपों को लिखें तथा याद करें। पिछली वीडियो में आपको राम, मुनि, भानु तथा दात्री शब्द रूप के वीडियो मिले होंगे। आप उसी के बेस पर बालक, पति, विधु तथा धात्री शब्द रूपों को लिखेंगे और याद करेंगे। यही आपका गृहकार है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। सुप्रभात प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको जो गृहकार दिया गया है उसके विषय पर चर्चा है। आप अपना गृहकार देख लीजिए क्या है। राम शब्द रूप के आधार पर बालक अथवा अश्व शब्द का रूप लिखें तथा याद करें। मुनि शब्द रूप के आधार पर पति अथवा कवि शब्द का रूप लिखें तथा याद करें। हाँ, पिछली वीडियो में जो आपको हमने मुनि शब्द के और राम शब्द के रूप के बारे में बताया था, उसी के आधार पर ये आपके शब्द रूप बनेंगे। तो आपको अगर इनको शब्द रूप को बनाना होगा तो आपको पिछला वीडियो देखकर आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। भानु शब्द रूप के आधार पर शिशु अथवा विधु शब्द का रूप लिखें तथा याद करें। सेम वही चीज़ है, आप अपना वीडियो पिछला उठाइएगा, उसको देखिएगा और अपना भानु शब्द रूप के आधार पर शिशु अथवा विधु शब्द का रूप लिख लीजिएगा। दात्री शब्द रूप के आधार पर दात्री अथवा पितृ शब्द रूपों को लिखें तथा याद करें। सेम थिंग, समस्त शब्द रूपों को सभी विभक्ति वचनों में लिखें। समस्त शब्द रूपों को सभी विभक्ति वचनों में लिखें, मतलब कहने का ये कि जितने भी आपको ये शब्द रूप दिए गए हैं उनका सभी विभक्ति वचनों में लिखें, सप्तमी संबोधन तक। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग।
चलिए आज हम DBMS के बारे में जानते हैं। DBMS इंट्रोडक्शन। DBMS stands for Database Management System. We can break it like this. DBMS equal to Database plus Management System. Database is a collection of data and management system is a set of programs to store and retrieve those data. Based on this, we can define DBMS like this. DBMS is a collection of interrelated data and set of programs to store and access those data in an easy and effective manner. DBMS परिचय। DBMS डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के लिए खड़ा है। हम इसे इस DBMS बराबर DBMS प्लस प्रबंधन प्रणाली की तरह तोड़ सकते हैं। डाटाबेस डाटा और प्रबंधन प्रणाली का संग्रह है। उन डाटा को स्टोर और पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम का एक सेट है। इस पर आधारित हम DBMS को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। DBMS इंटर संबंधित डेटा का संग्रह है और उन डेटा को स्टोर और एक्सेस करने के लिए प्रोग्रामों का एक आसान और प्रभावी तरीके से है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ DBMS। A database is an organized collection of data, generally stored and accessed electronically from a computer system. Where databases are more complex, they are often developed using formal design and modeling technologies. DBMS की मूल अवधारणा। डेटाबेस डेटा का एक संग्रहित संग्रह है। आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित और उपयोग किया जाता है। जहां डेटाबेस अधिक जटिल होते हैं, उन्हें अक्सर औपचारिक डिज़ाइन और मॉडलिंग तकनीकों का उपयोग करके विकसित किया जाता है। नीड ऑफ DBMS। A database management system is a system software for easy, efficient and reliable data processing and management. It can be used for creation of a database, retrieval of information from the database, updating the database, managing a database. It provides us with the many functionalities and is more advantageous than the traditional file system in many ways. Listen below. DBMS की आवश्यकता। एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आसान, कुशल और विश्वसनीय डेटा प्रोसेसिंग और प्रबंधन के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग किसी डेटाबेस के निर्माण के लिए किया जा सकता है। डेटाबेस से सूचना की पुनर्प्राप्ति, डेटाबेस को अद्यतन करना, एक डेटाबेस का प्रबंधन। यह हमें कई कार्यक्षमताओं के साथ प्रदान करता है और नीचे सूचीबद्ध कई मायनों में पारंपरिक फाइल सिस्टम की तुलना में अधिक फायदेमंद है। Advantages of DBMS. Database management system has many advantages. Some of these advantages are given below. Reducing data redundancy, sharing of data, data integrity, data security, data privacy, backup and recovery, and data consistency. Okay. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फ़ायदे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कई फ़ायदे हैं। इनमें से कुछ फ़ायदे निम्न दिए गए हैं। डेटा रिडंडेंसी को कम करना, डेटा शेयरिंग, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, बैकअप और रिकवरी, डेटा कंसिस्टेंसी। Hello students, welcome to online class. Today
our topic is fibers. First, natural fibers. Natural fibers are fibers that are produced by plants, animals, and geographical process. Students, natural fibers plant, animal and geographical process द्वारा बनता है. They can be used as a components of composite materials. Cotton and jute are example of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. Students, कॉटन फाइबर्स एंड जूट फाइबर्स प्लांट से प्राप्त करते हैं एंड वूल सिल्क फाइबर्स एनिमल से प्राप्त करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आर्टिफिशियल फाइबर्स. आर्टिफिशियल फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन थ्रू केमिकल सिंथेसाइज एज अपोज टू नेचुरल फाइबर्स. स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल फाइबर ह्यूमन बनाते हैं केमिकल को सिंथेसाइज करके. ये नेचुरल फाइबर के जस्ट अपोजिट होते हैं. रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एलेक एंड स्पैंडेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर. Polymerization. The process of joining together a large number of simple or small molecules to make a very large molecules is termed as polymerizations. Students, large number of simple molecule को ज्वाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाने के प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स का प्रॉपर्टीज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टफनेस, मच लाइटर, गुड इंसुलेटर, not affected by water and air, not affected by acid and alkalis. ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. फर्स्ट, नायलॉन. नायलॉन इज ए सिंथेटिक polyamide fiber. The name nylon was derived from New York and London because it was produced in New York and London almost at the same time. Students, नायलॉन सिंथेटिक पॉलीमाइड फाइबर है जिसका उत्पादन न्यूयॉर्क और लंदन में एक ही समय पर हुआ है. प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन. इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर. नायलॉन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है. हाई टेंसिल स्ट्रेंथ इसका होता है. इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक. इट इज insoluble in common solvent. स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होता है, कॉमन सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है. यूज ऑफ नायलॉन. नायलॉन का उपयोग मेकिंग फिशिंग नेट्स बनाने में, सॉक्स साड़ी बनाने में, ब्रिस्टल्स एंड ब्रशेस बनाने में, रोप्स टायर्स बनाने में यूज होता है. रेयान. रेयान is the name given to the fibers made by chemical transment of cellulose.
स्टूडेंट सेलुलोज के केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा रेयान को बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रेयान। रेयान का प्रॉपर्टी बर्न्स इजीली, लॉस स्ट्रेंथ व्हेन वेट एंड regains it on drying, absorb considerable moisture। स्टूडेंट्स, ये आसानी से जलता है। जब ये वेट होता है ये अपने स्ट्रेंथ को लॉस करता है, जब ड्राई होता है तो अपने ओरिजिनल स्टेज में आ जाता है, एंड मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ रेयान फॉर मेकिंग स्विम वियर एंड लिंगरीज, बेबी ब्लैंकेट्स बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कोट्स में, मेकिंग ऑफ बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसेस बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से पॉलिस्टर को सिंथेसाइज किया जाता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर, इट इज वार्म टू टच एंड क्रीज रेसिस्टेंस, इट इज लॉन्ग लास्टिंग, इट एब्जॉर्ब लेस वाटर। ये भी आपको लॉन्ग लास्टिंग होता है, वाटर को कम एब्जॉर्ब करता है। स्टूडेंट, यूज ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टन क्लॉथ बनाने में, ड्रेस मटेरियल्स एंड साड़ीज में इसका यूज होता है, मेकिंग सेल्स फॉर सेल्स बोर्ड्स, मैन्युफैक्चर्स फॉर कन्वेयर्स बेल्ट बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट, एक्रेलिक। इट इज अनदर सिंथेटिक्स पॉलीमर फाइबर। यह एक प्रकार का सिंथेटिक्स, ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक्स पॉलीमर फाइबर है। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रेलिक, इट बर्न्स लाइक कॉटन, रेयान एंड सेलुलोज। एक कॉटन, रेयान एंड सेलुलोज के जैसा जलता है। गुड रेसिस्टेंस टू वीक एल्कालीज एंड एसिड में, वीक एल्कालीज एंड एसिड में इसका गुड रेसिस्टेंस होता है। इट हैज सॉफ्ट लग्जरियस अपीयरेंस लाइक सिल्क, ये सिल्क के जैसा सॉफ्ट होता है, एंड हैज वार्म फीलिंग, और वार्म फील करता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ एक्रेलिक इन मेकिंग ऑफ स्वेटर। स्वेटर बनाने में, फर कोट बनाने में, इट इज यूज्ड एज सिंथेटिक्स टेक्सटाइल्स फाइबर इन क्लोथिंग एंड कारपेटिंग, और एक वस्त्र एंड कारपेटिंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।